देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। फिर टेक्निकल चार्ट पर ये किस तरह से ड्रॉ होते हैं, और जब ये मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो मार्केट पर इसका रिएक्शन क्या आता है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे मान लीजिए, जिस भी रूम के अंदर अभी आप बैठे हैं, तो वहां पर अज्यूम करिए कि आपके पास एक बॉल है, टेनिस बॉल, और उस टेनिस की बॉल को आप अपनी रूफ पर उछालते हैं। तो जब आप उसको उछालेंगे तो वो रूफ से टकरा कर नीचे आ जाएगी। तो उस बॉल के लिए जो आपके हाथ में है, उसके लिए जो आपकी रूफ है कमरे की, रूम की, ये रेजिस्टेंस है। तो जब भी कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस पर आता है तो वहां से वो नीचे जाता है। जिस तरह से आपने बॉल को जब उछाला, तो आप देखेंगे कि जो रूफ है उससे टकरा कर बॉल नीचे आएगी। तो ठीक इसी तरह से जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस से टकराता है तो वो नीचे आता है। ठीक इसी तरह से जब वो बॉल नीचे आएगी तो जो भी आपका रूम है, उसका जो फ्लोर है, वो सपोर्ट का काम करेगा, और जैसे ही वो बॉल उस सपोर्ट से टकराएगी, वो बाउंस बैक करेगी। यानी कि जब भी कोई शेयर सपोर्ट एरिया में आता है तो वहां से वो बाउंस बैक करता है, ऊपर जाता है। तो रेजिस्टेंस से चीजें नीचे आती हैं, सपोर्ट से ऊपर आती हैं। अब इसे हम ड्राइंग के साथ समझेंगे। तो मान लेते हैं यहां पर मैंने ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आपके सामने ड्रॉ की है। तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक स्टॉक है। तो ये प्राइस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 100 रुपीज है। अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट में जब कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो एक पर्टिकुलर एरिया से वो वापस आता है। मान लेते हैं ये 120 का प्राइस है, जहां पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वो दोबारा से नीचे जाने लगता है। अब आप देखेंगे कि ये एरिया जहां से स्टॉक चला था 100 रुपीज से और 120 रुपीज तक, तो ये जो ऊपर ये लेवल है हमारे लिए, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये एरिया जहां से अब ये ऊपर की तरफ दोबारा जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। अब ठीक इसी तरह से जब ये दोबारा मार्केट में इस लेवल पर पहुंचेगा, तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि हो सकता है कि ये दोबारा इस एरिया से नीचे आ जाए, पॉसिबिलिटी वन, और इसी एरिया से दोबारा ये ऊपर चला जाए। अब ये हो सकता है कि ये यहां से दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, और ये जो रेजिस्टेंस इसने लिया था यहां से ये नीचे आए। पर एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि हो सकता है कि इस बार ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऐसे लेवल को कहते हैं ब्रेकआउट। यानी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जहां से कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और फिर मार्केट ऊपर अपसाइड में चलती है, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। और ये वहां तक जाता है जहां तक मार्केट का अगला रेजिस्टेंस इसे नहीं मिलता। तो ये यहां पर ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का, और मार्केट फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब देखिए यहां पर अब ये अगला रेजिस्टेंस बन गया, तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस वन बन गया। अब यहां से दोबारा से हो सकता है मार्केट नीचे आए, और जब मार्केट यहां से नीचे आएगा तो अब ये जो लेवल पहले रेजिस्टेंस वन था, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो आपने देखा कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये यहां के लिए यानी इस शेयर के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काम करते हैं, और किसी भी स्टॉक के मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब यहां से मान लेते हैं ये जो सपोर्ट था, अब अगर इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो ये और नीचे जाएगा, और कहां तक नीचे जाएगा, जहां तक इसका अगला सपोर्ट है। अब अगर यहां से मान लेते हैं ये और नीचे की तरफ जाता है और ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, तो ये वहां तक जाएगा जहां तक इसको अगला सपोर्ट नहीं मिलता। अब ये मान लेते हैं ये सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट वन हो गया इसके लिए। तो आप देखेंगे ये जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसे
ब्रेक डाउन कहते हैं, यानी कि ये सपोर्ट का ये लेवल जो है ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन है। तो जब मेजर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, और जब मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो उसको ब्रेकआउट बोला जाता है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम जब ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसे ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए तरीका होता है कि जब भी हाईज और लोज जो होते हैं हम उनको कनेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर मैंने हाईज और लो को कनेक्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी मेजर कनेक्शन मिलते हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए जाते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना दो तरह के होते हैं, यानी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला टाइप का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइस वाइज सपोर्ट या रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं टाइम वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए टेक्निकल चार्ट पर जब आप देखते हैं ना तो यहाँ पर आपको प्राइस नजर आता है ऐसे करके। यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट पर प्राइस नजर आएगा, अभी मैं कुछ देर में दिखाने वाला हूँ आपको। और यहाँ पे टाइम नजर आता है टेक्निकल चार्ट में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे टाइम दिया होता है और यहाँ पर जो है प्राइस दिया होता है। तो अब ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पे नीचे टाइम दिया होता है। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्राइस दिया होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 100 रुपीज का प्राइस है, 105, 110, 120, इस तरह से आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे आपको नजर आता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक जितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर ना मैं आपके सामने कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ आएंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने कुछ ड्रॉ किया और यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस डाल देते हैं 180 का, और ये लेवल यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना ये सारे के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 180। तो ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है, इसी को हम जहां पर हाईएस्ट पीक होता है यानी कि हाईएस्ट प्राइस जहां पर होता है उसको हम कहते हैं प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। तो ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस हुआ जो हाईएस्ट है। तो जहां पर भी 52 वीक हाई होता है मार्केट का वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस चार्ट में 180 का जो लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पर है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। और ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नीचे वाला मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जनवरी से लेकर और दिसंबर तक सारा का सारा जो टाइम है वो मैंने कवर किया है। जबकि इस वाले सपोर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्च से लेकर यानी ये मार्च तक का टाइम है जो हमने कवर किया है, और ये अक्टूबर तक का टाइम है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अप्रैल से टाइम लिया है और अक्टूबर तक का टाइम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना ज्यादा टाइम जो भी सपोर्ट एरिया कवर करता है वो टाइम वाइज सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है, और जितना ज्यादा टाइम कोई भी स्टॉक कवर करता है उतना बड़ा ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए एक बात तो क्लियर है कि ये जितना ज्यादा टाइम यहाँ पर कवर हो रहा है, जो कि हमारा ये वाला सपोर्ट हमने ड्रॉ किया जो 110 रुपए के 100 रुपीज के जो पास है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाएगा, यानी बिगेस्ट सपोर्ट है ये वाला एरिया, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा टाइम कवर किया है। आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। जबकि अगर हम प्राइस वाइज की बात करें तो ये जो 180 वाला लेवल है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊपर है यानी हाईएस्ट पीक पर है। तो इसे बोला जाएगा प्राइस वाइज रेजिस्टेंस और इसे बोला जाएगा टाइम वाइज रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा आप देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट में टाइम कवर होता है वो उतना ही बड़ा मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। एंड सिमिलरली जितना हाईएस्ट पीक पर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको मिलता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाता है। तो अब ये टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं और अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने निफ्टी का एक चार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना निफ्टी का आपके सामने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ना ये अपना कर्सर लेकर जाना है और ऐसा पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है जहां पर ना आपको हाईएस्ट कनेक्शंस मिले। हाईएस्ट कनेक्शन से मतलब होता है कि हमें हाईज और लोज एक लेवल पर मिले जहां पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उनको कनेक्ट कर पाए। जैसे अभी आप देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर हमें मेजर हाईज और लोज मिल रहे हैं। जैसा आप देखेंगे, पहला मुझे कनेक्शन यहां पर मिला है, दूसरा मेजर मुझे कनेक्शन यहां पर मिला है और तीसरा मुझे मेजर कनेक्शन यहां पर मिला है। तो मैंने अपने कर्सर से ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब ठीक इसी तरह से मैं इसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर का सिलेक्शन करना होगा, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी थिकनेस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पे अपना कर्सर रखिए और उसको क्लिक करिए और इसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया निकल के आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मेजर जो कनेक्शंस थे बस मैंने हाईज और लोज को कनेक्ट किया है। तो हमारे लिए ये पहला एरिया निकल के आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहां पर अगर मैं इसे कर्सर को रखता हूं तो नीचे आप देखेंगे यहां पर आपको टाइम नजर आ रहा है। तो देखिए कितना टाइम कवर हो रहा है इसमें। इसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी नवंबर चल रहा है और आप देखेंगे कि ये भी नवंबर का टाइम था। यानी 22 में जो नवंबर का समय है, नवंबर से ये टाइम हमारा कवर हो रहा है। और आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट नवंबर का महीना आ गया है। तो यहां तक ये सपोर्ट लाइन जो है ये बन रही है, यानी ये 1 साल का निफ्टी का सपोर्ट एरिया हमने निकाल लिया। और ये बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 1 साल का एरिया इसने कवर किया है। पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल से मतलब है कि हम मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक और करके दिखाता हूं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पर इससे पहले मैं आपको ये टाइम वाइज जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, एक प्राइस वाइज भी करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, हाईएस्ट पीक हमारे लिए जो निफ्टी का है वो ये लेवल आ गया। अब ये हो गया हमारे लिए प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं 20,264। ये जो लेवल है ये हमारे लिए अभी निफ्टी के चार्ट में हाईएस्ट पीक पर है, यानी 52 वीक हाई है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला जो है ये टाइम वाइज रेजिस्टेंस है। तो आप देखेंगे ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज हो गया। अब हम मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दूसरा अगर सपोर्ट ड्रॉ करना है तो ये वाला लेवल देखिए, जहां पर अभी मेरा कर्सर है, ये परफेक्ट लेवल है जहां पर मुझे बहुत सारे कनेक्शंस जो हैं मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दूंगा। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने कर्सर को रखा, देखिए बहुत सारे कनेक्शंस यहाँ पर मुझे मिले हैं और मैंने इसी को सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दिया, जिससे कि मेरे सामने एक और मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो आइडेंटिफाई हुआ। अब यहाँ पर मुझे एक और अगर लेवल निकालना है तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पर भी मुझे काफी कनेक्शंस मिल रहे हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए ये ड्रॉ हो जाएगा और ये भी हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कर्सर लेके गया और आप देख सकते हैं यहाँ से इतने सारे कनेक्शंस हमको मिले। तो ये एरिया भी हमारे सामने आ गया। अब आप देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिल चुके हैं और ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया बनता है, इसको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया भी आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का एरिया बन गया और ये भी हमने बना लिया। अब इसको अगर हम पीछे तक लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि पीछे भी इसका एक कनेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है देखिए। तो ये भी हम बाय डिफॉल्ट मिलते हैं ये सारे कनेक्शन, और इस तरह से हमने टेक्निकल चार्ट पे अब मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर
यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरिटी से आप बोल सकते हैं कि देखिए नीचे वाला एरिया सबसे ज्यादा यानी टाइम कवर कर रहा है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा ये वाला, यानी 18,850 का। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये जो हाईएस्ट पीक है जो प्राइस वाइज है 20,250 के पास, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। इन बिटवीन हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जैसे एक ये वाला बनता है जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19,900 का लेवल निकल के आता है। उसके नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो 19,620 का आता है। उसके नीचे देखें तो 19,260 के आसपास का लेवल निकल के आता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि आप कब किसको सपोर्ट बोलेंगे और किसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि जब भी प्राइस सपोर्ट के ऊपर होगा तो वो रेजिस्टेंस माना जाएगा, और रेजिस्टेंस के नीचे होगा तो वो सपोर्ट माना जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पर हमारे लिए सारे लेवल रेजिस्टेंस, ये नीचे वाले लेवल जो यहां पर देखिए प्राइस चल रहा है, तो इस प्राइस के ऊपर वाले लेवल रेजिस्टेंस माने जाएंगे और नीचे वाले लेवल सपोर्ट माने जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगर इस लेवल को निफ्टी ने, अभी यहां पर देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, तो अगर निफ्टी ने मान लेते हैं कि भाई ये वाला लेवल निकाल दिया, ये देखिए ये वाला लेवल निफ्टी ने अगर निकाल दिया यहां से, तो ये ब्रेकआउट लेवल आ जाएगा और फिर निफ्टी अपने लाइफ हाई को जो है टेस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी निफ्टी ब्रेकआउट ले लेगा और यहां से फिर ऊपर चला जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि भाई ये तो रेजिस्टेंस का एरिया है, तो अगर निफ्टी ने यहां से रेजिस्टेंस लिया तो फिर इस लेवल से निफ्टी नीचे आ जाएगा इस तरह से, और ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी कहां तक जाएगा, फिर अगले सपोर्ट को वो रीटेस्ट करेगा, यानी यहां पर जाएगा। और इसको भी अगर वो नहीं सेव कर पाया तो फिर निफ्टी जो है अगले सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा, और ये मेजर सपोर्ट माना जाएगा। तो आप देखेंगे कि इतने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिले। अब मैं आपको पिछले में कुछ टेस्ट कराता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी का एक अप ट्रेंड चल रहा था, और अप ट्रेंड के बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से नीचे आया। तो जब निफ्टी यहां से नीचे आया तो आप देखेंगे समवेयर यहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फिर निफ्टी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ गया। आप देख रहे हैं यहां से निफ्टी नीचे आया, एंड देन फिर निफ्टी ने एक अपसाइड दिखाने की कोशिश की, पर ये रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं कर पाया। और फाइनली फिर निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट लिया, एंड फिर निफ्टी यहां से जब ऊपर गया तो आप देखेंगे कि इस बारी फाइनली निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया, और ब्रेकआउट लेने के बाद उसने एक अपसाइड दिखाई, और यहां पर बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, पहला तो ये वाला और दूसरा फाइनली ये वाला। पर ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था ये तो फर्स्ट टाइम था, एंड देन मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस मान के नीचे ब्रेक डाउन दिया, और आप देखेंगे इस बारी ये ऊपर से सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर नीचे वाला सपोर्ट भी ब्रेक हुआ, एंड देन फिर थर्ड वाला ये वाला सपोर्ट इसने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद फिर ऊपर गया, यहां से ब्रेकआउट लिया, एंड देन फिर रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से फिर नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद फिर से उसने एक सपोर्ट को ब्रेक किया मेजर, एंड देन फिर सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पर मेजर सपोर्ट जो सबसे बड़ा सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट किया, यहां से बाउंस बैक दिया, फिर ब्रेकआउट लिया, एंड फिर देन आप देखेंगे मार्केट में अप ट्रेंड चालू हुआ। तो अब ये पॉसिबिलिटी आपके सामने आप देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर मैंने यहाँ पर दिखाई। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 19,900 के ऊपर मार्केट लाइफ हाई को रीटेस्ट करेगा, या फिर यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो कि इसको 19,600 तक लेकर जाएगा। अब सपोर्ट एरिया को ना हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, यानी आप जब भी मार्केट मेजर सपोर्ट पर आता है आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए, और जब भी मेजर रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है मार्केट तो उस पे वहां पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट नीचे आ रहा है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया। अब इसके रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, मैं आपको थोड़ी और प्रैक्टिस इसकी कराऊंगा उसके बाद। बताइए किसी का कोई डाउट है। सर ये जो सबसे नीचे वाली लाइन थी 1 साल वाली, वो थोड़ा सा एक बार ही एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो टाइम वाला था, टाइम से। मेजर मेजर सपोर्ट है वो।
अच्छा। क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कैसे ड्रॉ करना है वो तो सबको पता चल गया। अब देखिए जैसे मैंने बताया मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, तो इस मेजर सपोर्ट के नीचे यहाँ पर अगर हमें कोई दूसरा सपोर्ट बनाना है तो फिर हम वहां पे देखेंगे कि भाई कहाँ पे हमें मैक्सिमम जो है हाईज एंड लोज कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एरिया में हमको फिर ये लेवल मिला है जहाँ पे हमें मल्टीपल कनेक्शन मिल रहे हैं। तो हम इस लेवल पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए कर्सर रखा आपने और देखिए मल्टीपल आपको कनेक्शंस मिल गए। बस इसे स्ट्रेट लेकर जाइए और कुछ नहीं करना है आपने। ये देखिए ये लेवल निकल के आ गया। तो अब इसके नीचे आप देखेंगे कि ये मेजर सपोर्ट है और इसके नीचे एक और मेजर सपोर्ट है जो है 18,000 के पास। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस तरह से टेक्निकल चार्ट पर ड्रॉ किए जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे तो आप मेक श्योर करो कि मेजर सपोर्ट पर आपको हमेशा बाय करना चाहिए, और मेजर सपोर्ट जब ब्रेक होते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं या एग्जिट लेने के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बहुत मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये सिचुएशन अभी फिलहाल 2-3 साल तक बनेगी। अब मार्केट एक्सट्रीम एक बुल ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अब मैं किसी शेयर पर आपको ये दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लेते हैं, लेट्स से टीसीएस पे दिखाता हूँ आपको। तो ये टीसीएस का चार्ट है। अब देखिए टीसीएस के चार्ट आपने देखा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक कर्सर लेके जाइए और जहां पर हाईएस्ट कनेक्शन आपको मिले वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहला एक लेवल मिला टीसीएस में, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो लेवल है यहाँ पर देखिए मुझे ऑटोमेटिकली ये मिल गया है यहाँ पे। तो ये टीसीएस के लिए अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और देखिए टीसीएस यहीं से वापस आया, 3 बारी इसने यहाँ पे इस एरिया से ये अपने आप को निकाल नहीं पाया, और इस बारी भी टीसीएस ने ये रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया। अब टीसीएस के लिए अगला बेहतर सपोर्ट कौन सा हो सकता है अगर हम देखें तो ये जो एरिया है इसके लिए ये एक बेहतर सपोर्ट है। देखिए इसमें दो तरह के मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट बन जाएंगे। एक तो देखिए ये वाला जो लेवल है यहीं से वो आप देख सकते हैं बना के, देखिए बन गया। तो अब ये सपोर्ट बन गया। पर इसी लाइन को अगर आप पीछे तक लेके जाएंगे ना तो बहुत सारे कनेक्शंस आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना होता, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ब्यूटी ये होती है कि अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए ये देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ पीछे ले गया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कनेक्शंस आपको मिल गए। तो ये एक मेजर आप बोल सकते हैं 3300 के पास का जो सपोर्ट है टीसीएस का, ये मेजर सपोर्ट है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया जो है यानी टाइम जो है उसको कवर करता है। तो जितना ज्यादा टाइम कवर होगा आपके लिए वो उतना ही बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसको इतना स्ट्रेच करके देखते हैं, नहीं तो आप अगर मान लीजिए आप ये भी करते हैं तब भी वो इक्वली ही काम करेगा। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस तरह से भी रख के देख सकते हैं। पर जितना बड़ा आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस चार्ट पे ड्रॉ करना है उतना बड़ा एक कन्विक्शन आ जाता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर मैं अगर एक और, क्योंकि ये तो इसका जो आप देख रहे हैं डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो हम मल्टीपल जैसा मैंने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? अब देखिए जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पर भी एक अच्छा लेवल आता है सपोर्ट का टीसीएस में 3400 पे। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर्सर रखा और इसको मैंने यहाँ से लेने की कोशिश की, बहुत सारे कनेक्शंस मुझे मिले। देखिए ये देखिए, तो ये एरिया जो निकल के आ रहा है मेरे लिए ये एक टीसीएस के लिए अभी इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। अब जब आपका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है तो आप इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे। यानी मान लेते हैं कि आपने 6-7 महीने के लिए कोई पोजीशन बनानी है तो आप वीकली चार्ट पर इसे टेस्ट करिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप टेक्निकल चार्ट पर ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर वीकली चार्ट है, अब वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि आपके लिए एक तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है ये 4000 के पास का लेवल। तो आप क्या करेंगे, ये आपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया कि
अगर देखिए ये लेवल निकल गया तो ये वीकली चार्ट पर भी और डेली चार्ट पर भी सबसे बड़ा लेवल है। इसके बाद कोई बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है टेक्निकल चार्ट पर, अब आप देखिए वीकली चार्ट पर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए वीकली चार्ट पे बना दीजिए, तो वीकली चार्ट पर देखिए ये लेवल निकल के आ रहा है जो बहुत मेजर एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बीच वाला। तो ये वाला अब सपोर्ट बन गया हमारे लिए। तो अब ये लेवल अगर निकल जाता है किसी तरह से तो फिर मार्केट में एक गिरावट आएगी, नहीं तो मार्केट इस लेवल के ऊपर, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो लेवल है 3700 के पास का, अगर ये निकल गया तो एक अच्छी मूव हमें टीसीएस के चार्ट पर देखने को मिलेगी। तो जैसे आप टाइम फ्रेम अपना बड़ा कर लेंगे आपका व्यू भी बड़ा हो जाएगा। देखिए एक मेजर सपोर्ट टीसीएस का जो वीकली चार्ट पे बनता है वो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मेजर सपोर्ट है, ये देखिए कितना मेजर सपोर्ट है, ये बहुत मेजर सपोर्ट टीसीएस का आपको मिल रहा है 3100 के लेवल पे। तो अब जब मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं ना तो फिर बड़ी डाउन साइड या अप साइड आती है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखे। मैं एक और शेयर पे आपको दिखाता हूँ। सर जहाँ पे सबसे ज्यादा डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो उतना ही मेजर सपोर्ट है। जितना ज्यादा टाइम कवर कर रहा है उतना ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या होता है जब मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो टीसीएस है ये एक क्लासिकल एग्जांपल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टीसीएस का ये जो लेवल है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जैसे ही मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ टीसीएस का यहाँ पर, तो टीसीएस ने एक डाउन साइड दिखाई। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर मेजर रेजिस्टेंस इसने फेस किया और फिर मार्केट जो है नीचे आ गई। फिर इसने मेजर रेजिस्टेंस को फेस किया और फिर से मार्केट नीचे आ गई। देन फिर इस लेवल को नहीं निकाल पाई और फिर उसके बाद नीचे आई। अब देखो यहाँ पर मार्केट चल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि टीसीएस ना जिस दिन इस लेवल को निकालेगा ना, जिस दिन भी निकालेगा, आई डोंट नो वो दिन कब होगा, जिस दिन भी टीसीएस इस लेवल को निकाले ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बिना सोचे समझे, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। बहुत ज्यादा दिमाग लगाया तो फिर पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पर ना आपको बाय करना है, जिस दिन ये लेवल निकल गया, मेरी बात याद रख लेना, उस दिन ना इसी लेवल से भी कम 100 रुपए की रैली ना बहुत आराम से देखी जाएगी, क्योंकि ये वो लेवल है जो यहाँ पे देखिए, ये वो लेवल है जो कि कितने टाइम से जो है ना निकला नहीं है अभी। जुलाई 2000 जुलाई 2022 से, जुलाई 2022 से अब जुलाई अगस्त, ये अपना 1.5 साल का लेवल हो गया। अब 1.5 साल से ये लेवल निकाला नहीं है टीसीएस ने। अब 1.5 साल का रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो सोचिए मार्केट में कितना अपसाइड आएगा। तो ये वो टाइम होगा जब टीसीएस सॉरी इन्फोसिस को हम बाय कर सकते हैं। तो ये मेजर रेजिस्टेंस बन गया अब इन्फोसिस के लिए। तो ऐसे जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। इसे ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। बताइए, आप किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये सपोर्ट है, ये एरिया देखिए सपोर्ट बन गया। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और बहुत सारे जो लेवल्स हैं मुझे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। देखिए तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। मैंने सिर्फ इस कनेक्शन को जो है वो ज्वाइन किया है अपने कर्सर की मदद से। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब ये ऊपर गया तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और हर बारी सपोर्ट ले रहा है ये। हर बारी देखिए यहाँ से भी सपोर्ट लिया इसने, हर बारी इसने सपोर्ट लिया। यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो सपोर्ट पर आपको बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना चाहिए। इसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, इसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है प्लीज मुझसे पूछिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का 5 मिनट। सर जैसे यहाँ पे ये नीचे सपोर्ट था, इस पे अगर कोई शेयर पहुंचता है फिर बाउंस करता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं छोटे गेन के लिए।
मैंने बोला तो सही, बाय ही करना है, कर सकते हैं, क्या होता है फिर, करना ही है। और रेजिस्टेंस को वो क्रॉस कर गया तो हमें एक बारी बाई पोजीशन फिर से बनानी है। हाँ बिल्कुल बनानी चाहिए। कोई स्टॉक अगर 52 वीक्स हाई पे है, उसका मतलब क्या है? बुलिश है। बुलिश है, मतलब बाई। हम्म। सर आपने कहा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम्म। तो उस टाइम अपन को बाई करना चाहिए। जी। तो उस टाइम कैंडल स्टिक पैटर्न को अपन को ध्यान पे नहीं रखना? देखो, टेक्निकल को ना आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि हर चीज को ना आपने, एक तरीका होता है ट्रेड करने का। जैसे मैं ना हर बारी एक कॉमन बात बोलता हूँ कि जी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा ना आपको समझ में आएंगी चीजें। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन ना ये यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाए, राइट, ये जी। लेवल है जो अभी टीसीएस ने पिछले, सॉरी, इन्फोसिस ने पिछले 1.5 साल से ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पर ना कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बुलिश ना भी बने, अब देखो एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई बुलिश कैंडल तो मिलेगी आपको, जी। ठीक है। अब बुलिश कैंडल मिलेगी और वो किसी फॉर्मेशन में ना हुई, मे बी आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने की वजह से आपको बाय करना होगा, राइट। तो मल्टीपल ना आपको वेज होते हैं टेक्निकल में, जिनको आपको फॉलो करके अपनी पोजीशन को बनाना होता है। अब मल्टीपल में कौन सी चीज आपको दिख रही है, वो देखना पड़ता है उस वक्त। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, ठीक है, जो आप रिकॉग्नाइज कर पाए। कभी एक बुलिश कैंडल भी होगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से भी आप बाय कर सकते हैं। जी। और बताइए। अब देखिए यहाँ पर जैसे, अगर मैं बात करूं, ये 52 वीक हाई है, तो कोई भी इंफोसिस में जो नया ट्रेंड एमर्ज होके आएगा, यानी बुलिश ट्रेंड बनेगा, सुपर बुलिश, वो 52 वीक हाई के ऊपर बनेगा। यानी ये 52 वीक हाई हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पर जब भी कोई स्टॉक क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी बुक में, जब भी कोई 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तो वो सुपर बुलिश हो जाता है। यानी इन्फोसिस को इसे टच नहीं करना। देखिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्फोसिस इसको टच करे एंड टच करने के बाद ना यहाँ से नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पर अगर यहाँ से टच करके वो नीचे नहीं आया और इसके ऊपर निकल गया, क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये फर्दर बुलिश हो जाएगा, जिसे हम सुपर बुलिश बोलेंगे, और वहां से एक अच्छी तेजी बननी चाहिए इसमें, ठीक है। तो 52 वीक के हाई के ऊपर जब भी कोई क्लोजिंग देता है स्टॉक, तो वो सुपर बुलिश हो जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। बोलिए बोलिए। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर इसमें सप्लाई और डिमांड के इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये सब नहीं, सपोर्ट और सप्लाई रेजिस्टेंस। डिमांड नहीं। देखिए, सपोर्ट को ना हम डिमांड बोलते हैं क्योंकि सपोर्ट से बाइंग आती है, ठीक है सर, रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है, इसलिए इसे सप्लाई जोन बोला जाता है। दैट्स इट। दैट्स इट, हो गया, ठीक है सर। हाँ जी। और बताइए, किसी का कोई सवाल है तो। सर थोड़ा सा ये डाउट लग रहा था, इसे कब कैसे ड्रॉ करना है ये अपने से समझना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इसकी। अभी मेरे को बताओ यहाँ पे क्या समस्या आ रही है, मैं सॉल्व करता हूँ। ये जैसे आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस किसी है। नए स्टॉक पे करके दिखाता हूँ आपको। बताइए, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। कोई भी ले लीजिए सर, रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस लें, ठीक है, जी। रिलायंस पे करके बताते हैं। अब देखिए रिलायंस का चार्ट आपके सामने। जी। अब आपने ना क्या करना है कि आपने अपना जो कर्सर है ना, उसको सिर्फ अप डाउन करना है और सबसे ज्यादा कनेक्शंस कहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे देखना है। अब देखिए, जहां पे मेरा अभी कर्सर रखा है, मुझे बहुत सारे हाईज एंड लोज कनेक्शन मिल रहे हैं ना यहाँ पे। जी। तो ये मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ उसी तरह से। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया ना, मैंने सिर्फ अपने जितने भी हाईज एंड लोज थे उनको कनेक्ट कर दिया। देखिए, पहला यहाँ पे कनेक्ट हुआ, दूसरा यहाँ पे कनेक्ट हुआ, जी। तीसरा यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और इसके बाद मैंने स्ट्रेट खींच दिया। अब देखिए कितने सारे कनेक्शन तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं ना। ये एरिया देखिए, ये एरिया मिल गया, फिर यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आपका ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब देखो, ये वाला एरिया आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे
रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने क्या किया, अपने कर्सर को रखा और स्ट्रेट लाइन खींच दी, और जितने भी पॉइंट मिले यहाँ पे आप देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया रिलायंस के लिए। अब यहाँ पर बॉडी और विक दोनों को कंसिडर करना है। आप देखो यहाँ पे ये वाला एरिया मिल रहा है आपको, देखो ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये देखो ये कनेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है और वो बन गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर रिलायंस में क्या होगा, अब रिलायंस में जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए रिलायंस ने यहाँ से एक ब्रेकडाउन लिया, यहाँ से ये ब्रेकडाउन आया रिलायंस में, और ये सपोर्ट एरिया से रिलायंस ने क्या किया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, एंड देन फिर रिलायंस नीचे चला गया, एंड देन नीचे जाकर फिर से उसने ऊपर की तरफ अपसाइड दिखाई, और देन फिर मार्केट में ब्रेकडाउन आया, मार्केट नीचे चला गया, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे गया। अब ये रेजिस्टेंस बन गया था ये वाला एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को उसने ब्रेकआउट किया, एंड ब्रेकआउट करने के बाद देखिए फर्दर ब्रेकआउट आया और मार्केट लाइफ हाई लगा के फिर नीचे आया, एंड देन फिर यहाँ पर ये अब सपोर्ट था इसके लिए, एंड सपोर्ट नीचे ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे चला गया, पर इस बार इसने इसको रिटेस्ट नहीं किया सपोर्ट लाइन को, पर अब ये रेजिस्टेंस लाइन के पास है। तो अब रिलायंस में क्या करना है, अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा तो इसके बाद तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस लेवल पर आप बाय कर सकते हो, यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए अगर ये लेवल ब्रेक करके क्लोज करता है तो। ठीक है, तो इस तरह से ना आप अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से। इसी तरह से देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा कर्सर रखा है, और एक सेकेंड, अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस मिल गए हमें, जहाँ पे अभी मैंने ये ड्रॉ किया, तो ये सपोर्ट बन गया। अब देखिए, अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर कभी भी रिलायंस यहाँ से नीचे जाता है ना, कभी भी रिलायंस, अब ये रिलायंस के लिए सपोर्ट 1 है, यहाँ से रिलायंस कभी नीचे आएगा तो आपको बाय करना चाहिए, और यहाँ पर रिलायंस को बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, अब कौन सा सपोर्ट रिलायंस के लिए ज्यादा बड़ा है, ये वाला या ये वाला, तो मैं बोलूंगा नीचे वाला बड़ा है, क्योंकि नीचे वाले ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कवर किया है, आप देख सकते हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो टाइम नीचे वाले सपोर्ट ने ज्यादा कवर किया है, तो नीचे वाला ज्यादा बड़ा सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बाय करना है मेजर सपोर्ट पे, तो जब भी कोई मेजर सपोर्ट पे स्टॉक आता है ना तो उसको बाय करना चाहिए। अब देखिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ से टच करके, और फिर इसके ऊपर रिलायंस का ब्रेकआउट आएगा, तो यहाँ पर भी रिलायंस को आप बाय करेंगे क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पर भी बाय करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। तो आप देख रहे हैं दोनों जोन पे कैसे बाय करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब भी हम बाय करते हैं, और सपोर्ट पर भी जब स्टॉक आता है तब भी बाय करते हैं। और बताइए क्या डाउट है। चलिए आगे चल सकते हैं अगर सबको समझ में आ गया तो। किसी को अगर कुछ और समझना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। सर मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन होगा, ये हमें ये तय है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। जैसे मेरे पास अलग अलग प्राइस और सपोर्ट है, तो या तो सपोर्ट से प्राइस वापस आएगा, अगर उसे क्रॉस कर गया तो फिर वो एक मेजर उसमें अप ट्रेंड आएगा। हाँ ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो यही तो टेक्निकल बोलता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन को। अब देखिए दूसरी चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी ही पावरफुल, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब देखिए ट्रेंड लाइन ना बेसिकली क्या होती है, ये आपको ना तीन चीजों के बारे में बताती है। एक तो
ट्रेंड के बारे में। अब मार्केट में आप जैसे जानते हैं ट्रेंड ना दो तरह के होते हैं, मेजर ट्रेंड। एक तो बुलिश ट्रेंड होता है और एक होता है बेरिश ट्रेंड। तो इन दोनों के बारे में ना आपको ट्रेंड लाइन बताती है। दूसरा ट्रेंड लाइन बताती है ब्रेकआउट के बारे में और ब्रेकडाउन के बारे में, यानी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। और तीसरा जो ट्रेंड लाइन बताती है वो बताती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी, यानी ट्रेंड लाइन से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये एक अलग तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो हमें ट्रेंड लाइन बताती है। अब ये तीन चीजों के बारे में हमें ट्रेंड लाइन से पता चलता है। अब साथ ही साथ ट्रेंड लाइन की एक मैंडेटरी कंडीशन होती है। जैसे आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमने देखा कि इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ट्रेंड लाइन इस तरह से कभी भी ड्रॉ नहीं की जाती है, क्योंकि इस तरह से तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। फिर भाई ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये होता है या ये होता है। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना एक मैंडेटरी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं 3 टच पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास 3 टच पॉइंट होने चाहिए जिससे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। ये मैंडेटरी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे एक टच पॉइंट ये है, दूसरा टच पॉइंट ये है और तीसरा टच पॉइंट ये है। टच पॉइंट से मेरा मतलब है हाइज और लोज के कनेक्शंस, यानी 3 हाइज 3 लोज, 3 लो 2 लो 1 हाई हो सकता है, तीनों हाइज हो सकते हैं, तीनों लोज हो सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब इन तीनों टच पॉइंट को जब आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाती है ट्रेंड लाइन। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कुछ इस तरह से आपको एक 3 कनेक्शंस मिले, तो ये आपके लिए ट्रेंड लाइन हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन का मतलब है कि अब यहां पर मान लेते हैं स्टॉक एक कुछ इस तरह से चल रहा था, और जैसे ही अब इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट माना जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट लेवल आ गया है और यहाँ पर आपको करना होगा बाय, और बाय करने के बाद फिर मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट जाता है काफी ऊपर। अब ठीक इसी तरह से मान लेते हैं कि एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बनी है और स्टॉक यहां से नीचे आता है, तो यहां पर आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही स्टॉक जाएगा तो ये ब्रेकडाउन है और यहाँ पर करना होगा आपको सेल, और सेल करने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बाय सेल करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। ट्रेंड लाइन बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब मैं ट्रेंड लाइन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपको यूज करना है 5 मिनट, 15 मिनट और 1 डे पर। ध्यान रखना ये ट्रेंड लाइन का बेस्ट टाइम है यूज करने का, 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट और 1 डे, ये टाइम फ्रेम है ट्रेंड लाइन को यूज करने का, बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। अब करके दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा। देखिए अब ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, आपने कर्सर रख कर देखा और कर्सर रख के देखा और आपने देखा जितने भी कनेक्शंस मिल रहे हैं आप बना लोगे, पर ट्रेंड लाइन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके ही देखनी पड़ेगी और वहां पे 3 टच पॉइंट आपको ड्रॉ करके ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 3 टच पॉइंट किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो 3 हाईज हो सकते हैं, 3 लोज हो सकते हैं, 1 लो 2 हाई हो सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर पहले दिखाता हूँ 1 डे पर। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम आपके सामने, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर हमें देखनी है तो किस तरह से नजर आएगी। अब ध्यान रखना ट्रेंड लाइन आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी बॉटम कोई भी टॉप पकड़ के ड्रॉ कर सकते हो। कंडीशन एक है कि 3 हाइज 3 लोज यानी 3 टच पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पर मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमें देखते हैं किस तरह से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज नजर आई जिससे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे नजर आया कि यहाँ पर मुझे ये नजर आया
कि ये दोनों जो लेवल हैं, देखिए ये सेम है। अब यहाँ पे अगर मैं यहां से इसको शुरू करूं तो आप देखेंगे कि यहां पर ना 3 टच पॉइंट मिले मुझे। ये देखिए 3 टच पॉइंट मिले मुझे, और यहां पर ना ये एक ट्रेंड लाइन का ना सपोर्ट बन गया। अब आप देखेंगे कि ये एक कलाकारी है जो आपने प्रैक्टिस करके निकालनी है। अब देखिए 3 टच पॉइंट कैसे हैं वो समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे पहला टच पॉइंट हमको मिला इस कैंडल पे, ये जो रेड वाली कैंडल है आप देख सकते हैं, पहला टच पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला। अब दूसरा टच पॉइंट मुझे अगर आप देखेंगे ना तो इस कैंडल पे मिल गया, ये जो स्पिनिंग कैंडल जैसी कैंडल है। अब इसे ना टच करने के लिए यहाँ पे मुझे तीसरा पॉइंट वैसे यहाँ पर भी मिल गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे एक कैंडल को ना काटना पड़ा है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो आपको 3 टच पॉइंट निकालने के लिए अगर किसी कैंडल को काटना भी पड़ता है तो ये कंप्लीटली फाइन है, वैलिड है। तो बिना किसी टेंशन के ऐसा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे कि मुझे 3 टच पॉइंट मिलने थे और मैंने वो 3 टच पॉइंट निकाले। तो यहां पर आप देखोगे पहला टच पॉइंट मुझे ये मिला, दूसरा टच पॉइंट इसको कैलकुलेट करो, तीसरा इसको करो, और फिर फोर्थ यहां पर आप देख सकते हो। अब मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो आपने ये जो ट्रेंड लाइन थी ना उसको ड्रॉ कर लिया होता तो आप देखते कि यहां से ना मार्केट ने रिवर्सल लिया, जो किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता नहीं चल रहा था, केवल ट्रेंड लाइन से पता चल रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन का मैजिक है कि आपको बता देती है वो चीज जो नॉर्मली लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और इस सपोर्ट से लेकर देखो बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा रैली किया, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का अपसाइड का रैली आपको दिखा दिया। तो ये डाउन साइड का एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो एक पॉइंट ये हुआ। अभी मैं आपको मल्टीपल करके दिखाऊंगा ताकि आप और अच्छे से समझें। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमको एक और ट्रेंड लाइन मिली है, और ये ट्रेंड लाइन देखिए बहुत क्लियर कट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से आपको मिली। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको मिला है और ये बहुत विजिबल है, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जब ब्रेकआउट आया था ट्रेंड लाइन का तो मार्केट ने कितना बड़ा रैली किया। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कि कितना बड़ा रैली आया। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप आगे तक लेके जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे चीजें समझिएगा कैसे काम करती हैं। अब मैं इसी ट्रेंड लाइन को ना अगर पीछे लेकर जाऊं तो यहाँ पर देखेंगे जब तक ये चार्ट नहीं बना था तब तक ये जो ट्रेंड लाइन थी ना ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, आप देख सकते हैं। और उस समय अगर किसी ने ये ट्रेंड लाइन बनाई होती तो उसको ये पता था कि मार्केट ना अभी नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? साफ साफ ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो आपको बता रहा था कि मार्केट में जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में बाय नहीं करना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट फॉल हो गई, राइट। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, अब देखिए पहला टच पॉइंट हमें यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला और तीसरा यहाँ मिला। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको बता रही है कि किस तरह से मार्केट में काम होता है, राइट। किस तरह से मार्केट में आपको जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कराती है। अब ये देखिए रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मुझे और मिली है जो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब ये ट्रेंड लाइन में आपको देखना है कि आपको 3 कनेक्शन चाहिए थे और जो 3 कनेक्शन हमको बड़ी आसानी से मिल गए हैं। और आप देखिएगा एक कनेक्शन ये मिला और 2 हमें यहाँ पर मिल गए, और एक ही अगर इसे मानते हैं तो तीसरा कनेक्शन इस वाली कैंडल को मान सकते हैं। देखिए चौथा यहाँ पे मिला, तो मल्टीपल हमें यहाँ पे कनेक्शन मिले। मिनिमम 3 चाहिए थे, अब 3 हमें इजीली कंसिडर हो गए। अब देखिए जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, यानी अब ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है। अब जैसे ही ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई है आप देखिए मार्केट कितनी बुरी तरह से नीचे गई है। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता है तो बुलिश हो जाता है, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बेरिश हो जाता है। इस तरह से आपने देखा। और इसी ट्रेंड लाइन को जब मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूं तो आप देखेंगे कि इसको जब मैं आगे की तरफ लेके गया तो यहाँ पर कितनी बड़ी तेजी बनी जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकली। और देखिए यहाँ से कितनी बड़ी तेजी नजर आई आपको। तो ये एक ही ट्रेंड लाइन में यहाँ तक ये रेजिस्टेंस का काम किया इसने, ये ब्रेकआउट का काम किया, और यहाँ से कितनी बड़ी तेजी आपने देखा
कि ट्रेंड लाइन की मदद से आपको मिली। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट देखिए कितनी नीचे चली गई। मैंडेटरी कंडीशन 3 टच पॉइंट होने चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें हाईज और लोज, या तीनों हाई भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तीनों हाईज कनेक्ट किए हमने, सॉरी तीनों लोज कनेक्ट किए, यहाँ पे 3 हाईज कनेक्ट हुए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ रहा है? सर जब लोज कनेक्ट किए थे तो वो सपोर्ट हो गया, हाई कनेक्ट किए तो वो रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, नीचे है तो सपोर्ट है, सिंपल है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना जरूरी कि पैरेलल में हो? मैंने बताया ना कि ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं होती पैरेलल खींचना, और पैरेलल ट्रेंड लाइन कभी खींची भी नहीं जाती। पैरेलल क्या खींचते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जी सर। सर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे के लिए एक बार ही? कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसे करने का। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखा देता हूं। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसे 15 मिनट 5 मिनट पे करिएगा, काफी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलिए, पहले दिखाता हूं मैं आपको। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखिए, क्योंकि अब 15 मिनट पे 5 मिनट पे ना काफी गैप्स आ जाते हैं चार्ट पे। आप देख रहे हैं, ये तो बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती है, बट फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लाइन बड़ी अच्छी ड्रॉ हुई है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी। इनफैक्ट अभी तो नहीं मिली, तो मुझे इसे पीछे से ड्रॉ करना पड़ेगा एक टच पॉइंट और निकालने के लिए। तो लेट्स सी, ये मिल गया मुझे एक टच पॉइंट, दूसरा यहाँ पे मिला, एंड तीसरा टच पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला। तो आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, राइट। मुझे टच पॉइंट ये वाला नहीं मिला, तो फिर इसको मैं काउंट करूंगा 1 2 3, एंड यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस फेस किया ट्रेंड लाइन ने और फिर नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था 15 मिनट के चार्ट पे, एंड इसको अगर आप आगे तक लेके जाएं तो कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा। और अभी करंटली मैं दिखाऊं उस पे, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनी है। अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट और दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेवल जो है ट्रेंड लाइन का, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए सपोर्ट का काम किया। अब यहाँ पे एक टच पॉइंट मुझे नहीं मिला, तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कुछ और। ये अब यहाँ से टच पॉइंट मैंने मिलाया, देखिए एक 3 टच पॉइंट तो यही मिल गए। अब देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ से इस सपोर्ट को लेकर ये मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। अब अगर हम कुछ ब्रेकआउट निकालना चाहें ट्रेंड लाइन की मदद से, तो क्या यहाँ से निकलेगा? देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से इतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो अभी मैं आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सपोर्ट लाइन था, एंड जैसे ही इसके नीचे ये गया तो ये ब्रेकडाउन आ गया। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, देन मार्केट नीचे चला गया। तो इस तरह से ना आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने के लिए इसका यूज करेंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब देखिए सपोर्ट लाइन भी अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे, कभी कभी तो जब ज्यादा गैप नहीं होते तो आपको अच्छा वो मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये, इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। तो काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहीं तक रखिए इसे। तो ये देखिए ये सपोर्ट लाइन का काम किया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। पर सबसे अच्छा जो काम करता है ना ये, वो डेली टाइम फ्रेम पर करता है, और बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। मैं एक दो स्टॉक में आपको और दिखाता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस होती है ना, यही होती है। अब आप जब नए नए चार्ट खोलेंगे ना, तो वहां पर आपको नई नई चीजें दिखाई देंगी, और वही आपके ट्रेडिंग के लिए ना फॉर्मेशन रखेगी कि आपको किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको तभी दिखेंगी जब आप मल्टीपल चार्ट्स पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन बनी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं। 15 नहीं, पहले तो उसे 1 डे पर दिखाता हूँ मैं। यस,
तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक आप देखिएगा एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इस लेवल पे, और इसके लिए हमको एक और टच पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से देखेंगे मिलता है क्या, यहाँ से मिलेगा हमें टच पॉइंट, यहाँ से ये मिला। आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, एंड जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ से देखिए एक बड़ी रैली मार्केट ने दिखाई, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब 3 टच पॉइंट मिलते ही देखिए कितना बढ़िया काम करता है ये। तो अब यहाँ पे आपने देखा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अब इसे आगे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, किस लिए अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर अब इसे आगे ड्रॉ करेंगे क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, तो अब यहाँ पर ये काम करेगा। अब इसे आपने आगे ड्रॉ कर लिया इस तरह से, और अब आपके सामने ये जो पॉइंट है ना 1413 का, ये सपोर्ट का एरिया है, यानी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब यहाँ पर किसी भी वजह से ना अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यानी मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। पर यहाँ से अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया और मार्केट किसी भी वजह से यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर आया, तो फिर रॉकेट हो जाएगा। तो जब मार्केट में सपोर्ट लेकर, सपोर्ट लाइन का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर कोई भी स्टॉक ऊपर चलने लगता है, तो आपको बाय करना चाहिए। इमीडिएटली बाय नहीं करना, जब वो ऊपर जाने लगता है तब बाय करना है, यानी थोड़ा वेट करना है। एंड इसी तरह से जब रेजिस्टेंस लेकर वो नीचे आने लगता है तब सेल करना है, ठीक है। और ये आपको जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग आप उस समय करेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर आपको सेल करना है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बाय करना है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखा। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 1 डे का मैंने चार्ट देखा, तो इसमें मेरा इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम कितना है? 1 डे पर तो बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे ना आप। और बताइए किसी का कोई सवाल। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सबको क्लियर है? वो जो ट्रेड लाइन के पहले आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, तो उसमें भी 1 डे पे ही देखना है? टाइमिंग क्या रहेगी उसकी? देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे ना। अब जी जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में क्या बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट होगा, ये बताया था ना। जी तो इसका जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जी 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 जी। ठीक है। ठीक है। तो अब अगर वनडे पे आप कोई भी चीज एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका मतलब साफ है, अंडरस्टूड है कि आप कम से कम 5 से 10 दिन या 15 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर ट्रेड कर रहे हैं, है ना। जी इसका मतलब पता क्या है, मैं इसका जवाब क्यों नहीं दिया, अभी विनोद जी ने सवाल पूछा, मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करते तो ये सवाल ही नहीं पूछते, इसलिए मैंने गुस्सा दिखाने के लिए मैं चुप हो गया। और आप ऑफेंड मत हुई इस चीज से, आप सिर्फ ये कोशिश करिए कि ये सवाल जो है ना अब पूछने नहीं बनते हैं, क्योंकि अब तो आप प्रैक्टिस करके ये समझ पाए होंगे कि आपको किस टाइम फ्रेम पर जो है ना चार्ट को देखना है, ठीक है। जी मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बस मैं आपके लिए थोड़ा सा वरी हूं, मेरे को थोड़ा ये बुरा लग रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपका भला नहीं होगा, जो भी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मुझे ये बुरा लग रहा है बस। बाकी आप सवाल पूछेंगे, मेरा काम है जवाब देना, मैं 100 बार भी दूंगा। बट अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सवाल आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बताइए किसी का अगर कोई सवाल है तो। सर ये स्विंग ट्रेडिंग इसी को कहते हैं कि अपना सपोर्ट पे हाँ, खरीदना और रेजिस्टेंस ये पे? अच्छा सवाल था, इसका जवाब देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इसी को कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर कोई अच्छा ब्रेकआउट आया है यहां पर जैसे, तो अब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने पोजीशन बनाई, इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, जहां पर छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि छोटे समय में एक बड़ी मूवमेंट को आप कैप्चर करने के लिए काम करते हैं, उसी को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और बताइए।
क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी को? आगे चल सकते हैं। ये सर ट्रेंड लाइन हमेशा टॉप टॉप मिला के या बॉटम मिला के ही बनेगी ना? हाँ देखो, मैंने इसके 6 बार जवाब दिया आपको, अब 7वीं बार है ये। नहीं, आपने डॉट्स कहा का था कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन भी भी हो सकता है, मैंने ये भी तो बोला था। अच्छा, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हाँ, हाईज भी हो सकते हैं, लोज भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और बताइए, ये टॉपिक से आगे चल सकते हैं हम, या इसमें किसी को कुछ और डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा सभी लोग पार्टिसिपेट करें, केवल 1 या 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिमिटेड ही आंसर हो पाते हैं। तो आप सब भी, अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके जो जो आपके मेट्स हैं इनका भला होगा और आपका भी भला होगा। तो आप शर्माइए मत पढ़ने में। मतलब आप लोग, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर अगर आप अपने टाइम का यूज नहीं कर पाएंगे तो मैं अगले बैच में आप किसी को एंटरटेन करने वाला नहीं हूँ। देखो, आप किसी को भी रिपीट के लिए मैं ना वो अलाउ नहीं करने वाला हूँ। तो आप ये समझिएगा कि आप लोगों का मेरे साथ लास्ट बैच है। अब इसमें आपके पास लास्ट चांस है, जो भी पूछना है पूछ लीजिए, शर्म लिहाज छोड़ दीजिए। पढ़ने में कोई शर्म वरम नहीं होती है। जब मैं आपको सवाल का आंसर करने के लिए बार बार बोलता हूं तो एटलीस्ट आप एफर्ट करके एक सवाल तो पूछ ही सकते हैं। और मुझे सच में बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जो कि बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, यानी कि इसमें आप अपना हार्डकोर पैसा लगाना चाह रहे हो। आप लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हो और आपके पास 4 सवाल नहीं है पूछने के लिए, सोचिए। तो आई एम सॉरी टू से, आप लोग नहीं कर पाओगे इसमें कुछ भी अच्छा, क्योंकि आप लोग सवाल ही नहीं पूछते हो, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। तो आप क्या ही सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में कैसे भला होगा आपका। मैंने यहाँ पे 20-20 घंटे वालों को फेल होते हुए देखा है, और जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो तो निश्चित रूप से फेल होते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आपने कोई सवाल पूछा। 2 लोग सवाल पूछते हैं बस, तो इन लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये 2 लोग कुछ एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं सीखने का। आप बाकी के लोग कर ही नहीं रहे हो। सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ आप पढ़ लेते हो, घर चले जाते हो, मुझे पता नहीं आप उसके बाद क्या करते हो। तो ऐसे देखो, भला नहीं होने वाला। पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करोगे तो 4 लोगों के और शायद सवाल, उनमें मोटिवेशन आएगा, वो सवाल पूछेंगे, सबके कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा सवाल पूछने से। तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके लिए बस यही कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है? इतने पर भी अगर आपने सवाल नहीं पूछ रहे तो फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, और फिर ये भी पूछना बंद कर दूंगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है वो। चलिए आगे चल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो एक ट्रेंड लाइन से बन रहा है, एक हमारा जो इससे पहले हम कर रहे थे सब हाई, तो कौन सा ज्यादा मतलब रिलायबल है दोनों में से? नहीं, रिलायबल कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि कौन सा ज्यादा रिलायबल या कौन सा कम रिलायबल। हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रिलायबल हो सकता है। और इसमें ये था कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सपोर्ट और सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस। था वो, ट्रेंड लाइन के लिए नहीं था। जब हम सपोर्ट देखते हैं तो वहां पर हम टच पॉइंट देखते हैं, यानी कि कनेक्शंस देखते हैं। जितने ज्यादा होते हैं, जितना टाइम कवर होता है, उतना बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। पर ट्रेंड लाइन के केस में ऐसा नहीं होता कि ज्यादा लंबी ट्रेंड लाइन है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट आएगा, छोटी ट्रेंड लाइन है तो कम इंपैक्ट आएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होता। ठीक है? सर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो इक्वल ही रहता है, बट ट्रेंड लाइन से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है वो टाइम के साथ बढ़ता है या घटता जाता है? यही तो बोल रहा हूं मैं, सेम ही रहता है। चलिए, अब अगला जो हमारा है उसका नाम है डाउ थ्योरी। अब ये आप लोगों ने सुना होगा। डाउ साहब के बाद चार्ल्स डाउ दुनिया के एक बहुत महान ट्रेडर थे। और चार्ल्स डाउ जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, ये डाउ मैगजीन के एडिटर भी थे मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने डाउ थ्योरी बनाई 90s, जो अर्ली 90 में। इन्होंने क्या किया, ये जो डाउ मैगजीन आती है वो आज भी आती है, ये मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे। और इन्होंने देखा कि
जो मार्केट है ना वो एक साइकिल में चलती है। जैसे आप देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है ना, ठीक उसी तरह से मार्केट की एक लाइफ साइकिल होती है। तो इन्होंने देखा कि बहुत सालों से मार्केट एक डायरेक्शन में चलती है और मार्केट रिपीटेडली ऐसा करती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 60 इयर्स का डेटा लिया और उस डेटा को पूरी तरह से ना क्रंच किया। एंड डेटा क्रंचिंग के बाद इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसे नाम दिया डाउ थ्योरी। अब ये डाउ थ्योरी और कुछ नहीं है बल्कि आपको ये बताती है कि मार्केट ना एक फेजेस में चलता है, और ये जो फेजेस होते हैं ना इनसे आप मार्केट की लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप मार्केट की लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो मार्केट को प्रिडिक्ट भी तो कर सकते हो। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डाउ थ्योरी का यूज करते हैं। तो चार्ल्स डाउ साहब ने ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपनी थ्योरी में बताई हैं जो मैं आपको बताता हूं, और ये आपको किस तरह से हेल्प करने वाली है ड्यूरिंग योर ट्रेड, वो आपको समझाता हूं। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ साइकिल जिस तरह से होती है, मार्केट की लाइफ साइकिल भी उसी तरह से होती है, और इसके 4 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो डाउ थ्योरी में फेज चार्ल्स डाउ साहब ने बताया है ना, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। यानी कि एक ऐसा फेज जहां पर स्मार्ट मनी जो है ना मार्केट में बाइंग करती है, उसे बोला जाता है एक्यूमुलेशन फेज। अब ये एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां पर स्मार्ट मनी जो है बाइंग करती है। अब स्मार्ट मनी आप जानते हैं ना कौन होती है, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं। तो स्मार्ट मनी जो है ना यहाँ पर बाय करती है। तो जब स्मार्ट मनी बाय करती है तो इसे एक्यूमुलेशन फेज बोला जाता है, जो डाउ थ्योरी का पहला फेज माना जाता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन है। अब एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है, दूसरा फेज होता है जहां पर मार्केट ऊपर जाती है, तो इसे बोला जाता है मार्कअप फेज। मार्कअप फेज कौन सा फेज होता है, जहां पे मार्केट ऊपर जाती है। तो जब स्मार्ट मनी खरीदती है ना तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, और ये सेकंड फेज माना जाता है। थर्ड फेज क्या होता है, जब ये स्मार्ट मनी देखती है कि मार्केट एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ गई है और इसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ये स्मार्ट मनी ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी पोजीशन को, यानी कि पोजीशन से निकल जाती है। तो इसी फेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग किया, स्मार्ट मनी क्या करती है, यहाँ पर सेल कर देती है। तो स्मार्ट मनी को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना होता है, तो उसे हम सेलिंग बोल देते हैं। तो ये फेज होता है जिसे हम कहते हैं तीसरा फेज। और जब स्मार्ट मनी सेल करती है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एकदम से पैनिक आता है, और मार्केट में लोग जो होते हैं ना अनाप शनाप कीमतों पे बेचने लगते हैं, जिसे हम पैनिक सेलिंग बोलते हैं। और ये यहाँ पर फोर्थ जो होती है स्टेज होती है डाउ थ्योरी की। और इसके बाद दोबारा से फिर एक्यूमुलेशन चालू होता है, फिर से मार्कअप फेज चालू होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर पैनिक सेलिंग होती है। तो ये 4 फेजेस कॉन्स्टेंटली मार्केट में चलते रहते हैं। और इन 4 फेजेस को पहचानने के लिए ना जो डाउ थ्योरी में चार्ल्स डाउ साहब ने एक तरीका बताया, और वो तरीका ये है कि डाउ साहब बोलते हैं कि ये फेजेस को ना आप 2 तरह से पहचान सकते हैं। पहला तो चार्ट पैटर्न्स की मदद से, जो मैं आपको इसके बाद पढ़ाने वाला हूं। तो चार्ट पैटर्न्स की मदद से इनको पहचाना जा सकता है, और दूसरा पहचाना जा सकता है वॉल्यूम के माध्यम से। तो वॉल्यूम चार्ट डाउ साहब ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल चार्ट में, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्या होते हैं, अब इसे समझाता हूं। तो वॉल्यूम टेक्निकल चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स की मदद से और वॉल्यूम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कौन से फेजेस हैं। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना इंडिकेटर में जाकर ना आपको वॉल्यूम सर्च करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप सर्च करेंगे ना तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको वॉल्यूम्स के बार नजर आएंगे, जो नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये बार नजर आ रहे हैं वॉल्यूम के आपको। तो चार्ल्स डाउ साहब ये बोलते हैं कि ये ना 20 दिन का एक एवरेज वॉल्यूम है। ये बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसको छेड़छाड़ मत करिएगा। 20 डेज जो है ना बाय डिफॉल्ट उसको लगा रहने दीजिएगा, उसको छेड़छाड़ मत करिएगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ बार नजर आ रही हैं आपको। अब बार कैसी नजर आ रही हैं, ये ग्रीन बार नजर आ रही हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर की बार है ये कब बनती है, जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि ये बाइंग हो रही है। इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जब मार्केट में लगातार ना ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ, यानी लोगों की बाइंग आती रहे, तो इसे कहा जाता है एक्यूमुलेशन फेज। और इसी तरह से ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, इसको कहते हैं एवरेज वॉल्यूम। तो हम ये देखते हैं कि जब भी टेक्निकल चार्ट पर ना कोई एवरेज वॉल्यूम के ऊपर
वॉल्यूम आ जाता है, तो हमारे लिए ना ये ऑथेंटिक माना जाता है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जब तेजी आ रही है ना, तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो अच्छे खासा वॉल्यूम आ रहा है, आप देख सकते हैं ये एवरेज बार के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये अच्छा साइन माना जाएगा। और डाउ साहब बोलते हैं कि जब एवरेज वॉल्यूम के ऊपर मार्केट में वॉल्यूम आने लग जाए और अपसाइड में ये वॉल्यूम आए, तो ये एक अपसाइड का साइन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये यहां से एक बहुत बड़ी तेजी बनी है, तो इसी को मार्कअप फेज आप बोल सकते हैं। तो ये मार्कअप फेज आया और देखिए उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गई है, और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन आया है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट देखिए नीचे आई है। अब ये देखिए यहाँ पे लगातार जब सेलिंग के वॉल्यूम आते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो वॉल्यूम है, जैसे चार्ल्स डाउ साहब ने बताया, वैसे मैंने ऐड किया, चार्ल्स डाउ साहब ने तो वॉल्यूम ही बताया था। तो ये जो एवरेज वॉल्यूम है, इसके ऊपर अगर मार्केट में कोई भी कैंडल बनती है बाइंग की या सेलिंग की, यानी ये बायर की कैंडल है, इसका मतलब है कि बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, और ये सेलिंग की कैंडल है यानी सेलर डोमिनेट कर रहा है। तो जब भी एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ये बाइंग और सेलिंग की बार होती है, वॉल्यूम की बार होती है, तो ये ऑथेंटिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज करते हैं। इसी को बोला जाता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम से आप पहचान सकते हैं, चार्ट के पैटर्न से आप पहचान सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं दोनों एग्जांपल। अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये एक्यूमुलेशन फेज है। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ये मार्केट ऊपर चली गई। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और मार्केट यहां से नीचे जा रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। तो यहाँ पर आपको बाय करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है। तो इससे वॉल्यूम से आप पहचान सकते हैं। और अलोंग विद चार्ट पैटर्न, तो मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया। अब जैसे यहाँ पर ना दो चीजें हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना, यानी चार्ट पैटर्न बना, और चार्ट पैटर्न के बाद यहां पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इसके बाद मार्केट नीचे आई। तो चार्ल्स डाउ साहब क्या बता रहे हैं कि चार्ट का पैटर्न आपको बताएगा और वॉल्यूम आपको बताएगा कि मार्केट में कौन सा फेज है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, हमको कैसे पता चला? एक तो चार्ट का पैटर्न मिल गया हमको, ऊपर से वॉल्यूम मिल गया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है और यहां पर मार्केट नीचे जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको दो तरीके बताए थे, देखिए चार्ट का पैटर्न आपको बताता है और वॉल्यूम बताता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो आपको समझ में आता है कि मार्केट में कौन सा फेज है, क्या ये एक्यूमुलेशन फेज है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको बाइंग नहीं करनी है, बाय नहीं करना, और एक्यूमुलेशन फेज में सेलिंग नहीं करनी है, यानी यहाँ पे आपको बाय करना होता है और यहाँ पे आपको सेल करना होता है। अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है, पूछ लो। सर वो दूसरे वाले शीट पे जाएंगे, क्या करो? जो उससे पहले वाला था स्क्रीन, जहाँ पे चार्ट थे। इसमें ये जो नीचे कलर आ रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं? जो नीचे वॉल्यूम में कलर है। रेड कलर का मतलब है सेलिंग, ग्रीन कलर का मतलब है बाइंग। तो जब बायर डोमिनेट करता है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, जब सेलर डोमिनेट करता है तो रेड कलर का कैंडल बनता है। जब मार्केट नीचे जाती है तो सेलिंग में वॉल्यूम आता है, जब बाइंग होती है तो ग्रीन में वॉल्यूम आता है। तो ये एक्चुअली ये ऊपर कैंडल पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर रेड कैंडल बनेगी तो नीचे वॉल्यूम भी रेड हो जाएंगे, और ग्रीन बनेगी तो ऊपर ग्रीन, ये नीचे ग्रीन आ जाएगा। राइट। इसमें सर ये जो एक लाइन बनी हुई है 20 डे एवरेज की, एवरेज वॉल्यूम है ये। अगर ये इससे ऊपर वॉल्यूम चले जाते हैं तो वो हमें बाइंग और सेलिंग के लिए कहते हैं। वो इंडिकेटर है बाइंग या सेलिंग का। ऑथेंटिक, वो एक तरीका होता है ऑथेंटिक ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने का।
और बताइए, किसी का कोई सवाल है तो। तो देखिए, आज हमने पढ़ा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और हमने पढ़ा चार डाउ थ्योरी के कुछ पॉइंट्स के बारे में। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम चार्ट के पैटर्न को एनालाइज करेंगे। अभी किसी का कोई पर्टिकुलर सवाल है इसके रिगार्डिंग तो सवाल पूछिए, नहीं तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं। सर ये वॉल्यूम जो है ये इंस्टीट्यूशन ही लेके आते हैं आपके, फॉरेन या जो वॉल्यूम डोमेस्टिक, का मतलब है सारे बायर सारे सेलर, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई मतलब मेजर सेलर वॉल्यूम। एसएनआई नहीं होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। जैसे आपने स्मार्ट मनी के बारे में बताया, स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूशन। आप भी स्मार्ट मनी हो सकते हो। और बताइए, और किसी का कोई सवाल। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।